हवा में मत उड़ो, किसी के कहने से या मेरे कहने से पोली हाउस मत लगाओ। लगभग 90% किसान सब पोली हाउस वाले खीरे में लगे हुए हैं। एक तो काली मिट्टी में सबसे ज्यादा रिसेल हुए हैं पोली हाउस। किसान भाइयों नमस्कार। कई किसान भाइयों ने पोली हाउस पहले तो लगा लिया, लेकिन आज के टाइम पर आप देखोगे तो वो किसान भाई अपने पोली हाउस को रीसेल कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं। तो बेचने का मुख्य कारण है कि किसान भाई को कहीं ना कहीं घाटा जरूर हो रहा है, इसीलिए वो किसान भाई अपने पोली हाउस बेच रहे हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट ये देखने को मिलता है कि भाई साहब किसान भाई लाइन में लग करके पोली हाउस की फाइलें लगा रहे हैं, नंबर नहीं लग रहा। उसके बाद किसान भाई क्या करते हैं कि अपने पैसों से खरीद करके अपने खेतों में पोली हाउस लगा रहे हैं। आपको पोली हाउस लगाने से पहले कौन कौन सी चीजों की जानकारी होनी चाहिए, अन्यथा आपको घाटा भी हो सकता है। तो आज के वीडियो में काफी शानदार जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। एक बार परिचय बता दें आप। प्रहलाद मीना है, तहसील लालसोट, जिला दौसा जी। प्रहलाद जी, यहाँ पे आपके पोली हाउस में देख पा रहा हूँ क्रॉप भी आपकी लगी हुई है खीरे की। कितने साल से पोली हाउस फार्मिंग कर रहे हैं आप? मैं 2021 से 2025 तक का करीब 4 साल का सफर। हाँ, 5 साल हो गए। 5 साल हो गए लगभग। कभी 5 साल में आपको घाटा भी लगा पोली हाउस में? नहीं, आज तक नहीं लगा। नहीं लगा? नहीं। कई किसान भाई के मेरे पास कमेंट भी आते हैं, कॉल भी आते हैं, मैसेज भी किसान भाई करते हैं कि सर जी हमने पोली हाउस लगाया लेकिन सिर्फ और सिर्फ घाटा हो रहा है। रीजन क्या है? कई किसान भाई तो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, कई किसान भाई सीधा घाटा खा के पोली हाउस को रीसेल कर रहे हैं। क्या वास्तव में कहीं घाटे का सौदा भी आपको लगता है पोली हाउस में? काफी चीजें हैं जो अगर कमी छोड़ेंगे ना तो इसमें घाटा होगा, 100% होगा। मैं देख रहा हूँ मेरे जो काफी संपर्क में किसान है, कई किसान घाटे में हैं। वो एक तो देखो मुख्य घाटा तो इसका ये हो गया कि उनके पानी बोरवेल का है, उसका पीएच ज्यादा है। फ्लोराइड वाला पानी तो पोली हाउस में बिल्कुल नहीं चलने वाला। दूसरा, सोलराइजेशन नहीं करते। 4-4, 5-5 फसल हो गई और बिल्कुल सोलराइजेशन नहीं कर रहे, उससे फंगस पैदा हो रही है, वायरस आ रहा है, निमाटोड आ रहा है। तो सोलराइजेशन बगैर तो खीरे पोली हाउस में करना मेरे हिसाब से तो असंभव ही मान सकते हैं। हाँ, असंभव ही मान लो। हम खुद भी इसमें 12 महीने में एक बार, मई से लेके जुलाई तक, जून जुलाई तक 1.5 महीने का सोलराइजेशन कर लो, फिर 2 फसल ले लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। और गोबर है, सोलराइजेशन से पहले कई किसान क्या किया, हर फसल में गोबर डाल रहे हैं ट्रॉली भर भर के, उससे फायदा ना। गोबर के साथ भी तो निमाटोड आ रहा है, उसके साथ भी तो फंगस आ रही है खेतों में। तो मैं तो एक बार डालता हूँ पूरे 12 महीने में। सोलराइजेशन से पहले जितना डालना है वो डाल लो, उसके बाद में 2 फसल लेता हूँ, फिर वापस सोलराइजेशन। तो मेरे तो ना तो निमाटोड आती है, ना फंगस की इतनी दिक्कत, ना वायरस की। पूरे पोली हाउस में एक भी पौधा वायरस का नहीं है जी। 100% जर्मिनेस हुआ, एक पौधा नहीं गया डंपिंग से। ये सोलराइजेशन है। प्रॉपर मैनेजमेंट, बेसल डोज भी भर भर के डालते हैं, बगैर जानकारी के कुछ भी डाल रहे हैं। जहाँ पे पोटाश की 40 किलो की जरूरत है ना, वहाँ 2-2 कट्टे डाल रहे हैं, 100-100 किलो डाल रहे हैं। वैसे डालने से कुछ नहीं होगा, जो पौधा मांग रहा है ना वो डालो, प्रॉपर तरीके से मैनेज करो, कहीं नुकसान नहीं होने वाला। आप जो बात कर रहे हैं डंपिंग की, मान लो सोलराइजेशन की, जो ये बात सारे नुकसान के हैं, नुकसान के पॉइंट है। लेकिन सर ये पॉइंट है जिन्होंने पोली हाउस सबसे पहले लगा लिया, जो मेरे नए किसान भाई इस फील्ड में आना चाहते हैं, देखो जी वो भी कई चुनौतियों का सामना उनको आगे जाके करना पड़ेगा। सबसे पहले तो जैसे कोई किसान भाई इस फील्ड में आना चाहता है, जमीन का चुनाव कैसे करें, क्योंकि जमीन सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो कई बार रेतीली जमीन को भी गलत बता रहे हैं कि जिसमें निमाटोड आ रही है, वे सोलराइजेशन कर लेने एक बार। मैं तो ये कहता हूँ सोलराइजेशन करो। सोलराइजेशन के अलावा कोई सी दवाई ऐसी नहीं बनी जिससे निमाटोड खत्म हो जाएगा अपना। मिट्टी सारी सही है लगभग, और मुख्य का जो मेन कारण है तो वो है इसमें पानी का। अगर पानी में फ्लोराइड है तो चलेगा नहीं। हमारे यहाँ पे फ्लोराइड है पानी के अंदर, हमने गड्ढे खुदवा रखे हैं, फार्म पॉन्ड बनवा रखे हैं, उनसे हमारा काम चल रहा है। जी जी जी। इसके अलावा हम एक बूंद भी मोटर का पानी नहीं चलाते इसमें। मतलब बोरवेल का पानी तो आप चला ही नहीं सकते इसमें? नहीं, बोरवेल चला सकते हो, अगर पानी पहले चेक करवा लो, अगर पानी ठीक है तो चला सकते। जहाँ तक है हमारे यहाँ पे भी इतना मीठा पानी रहता था, और अभी यहाँ पे जो बोरवेल खुदवा रहे हैं ना, सब में फ्लोराइड हो गया लगभग। सर जी कई किसान भाई चलो बारिश का पानी भी यूज में लेते हैं, क्योंकि फार्म पॉन्ड साइड में खुदवा देते हैं, इसी का पानी स्टोर हो जाता है पोली हाउस का। इसी का। लेकिन फिर भी किसान भाई के पोली हाउस फेल हो रहे हैं।
तो शायद मिट्टी की कमी भी हो सकती है। कौन कौन सी मिट्टी में पोली हाउस देखो, सफल नहीं मिट्टी है? में एक तो काली मिट्टी है ना, इसमें भी थोड़ी दिक्कत आती है। जहाँ तक मैं देखता हूँ और मुझे जानकारी है, तो एक तो काली मिट्टी में सबसे ज्यादा रिसेल हुए हैं पोली हाउस, तो उन्हीं में नुकसान लगा तभी तो रिसेल हुए ना। हाँ। तो सबसे ज्यादा सक्सेस है रेतीली मिट्टी में अच्छा। पोली हाउस, जिसमें फर्टिलाइजर पानी वगैरह लीच डाउन हो जाए। जैसे काली मिट्टी में क्या दिक्कत आती है आपके काली हिसाब से? मिट्टी में कि फर्टिलाइजर में एक तो साल्ट आता है, फर्टिलाइजर जो डालते हैं ना वो होल्ड हो जाता है उसी में। अब रेतीली में तो आप पानी डालोगे तो गुड़ के नीचे चला जाता है, काली में कितना भी डाल लो ऊपर की साइड में फेंकेगी मिट्टी, ये मैंने देखा है। ये मान लो फर्टिलाइजर ऊपर जो बेडों के ऊपर एक सफेद सफेद सा निकल आता परत से बन जाती है, नमक सा फूट आता है ना उसके ऊपर, तो वो अपना फर्टिलाइजर है, वो अलग से कुछ नहीं है उसमें। ज्यादा फर्टिलाइजर सहन नहीं कर सकती काली जमीन, ये भी कारण है। दूसरा इसमें छाया रहती है जी, वो भी है, उसमें नमी भी प्रॉपर बनी ही रहेगी, सूखने में भी दिक्कत है। फिर भी काली जमीन में भी सोल्डराइजेशन करके अगर ले रहे हैं, काफी नेट हाउस में चल रहे हैं जी, सक्सेस भी हैं, लेकिन काली में तो मुश्किल है। सर जी एक सोच मैंने देखी है, जो भी पोली हाउस लगाता है या फिर लगा चुका है या आगे लगाने वाला है, सभी के दिमाग में ये एक बात फिट है कि भाई मैं पोली हाउस लगाऊंगा तो उसमें खीरे लगाऊंगा और मैं अच्छा पैसा भी कमा लूंगा। लेकिन आज के टाइम पे अगर पोली हाउस में खीरे लगाता है तो कहीं ना कहीं घाटे का सौदा हो सकता है, क्योंकि मार्केट कभी कभी बिल्कुल डाउन चला जाता है। देखो खीरे में भी घाटे का तो कहीं नहीं कह सकता, अपने जो मुनाफा कहते हैं ना शुद्ध मुनाफा, वो थोड़ा कम जरूर होगा, घाटा तो नहीं लगेगा जी, ये तो मैं गारंटी से कहता हूँ, अगर ढंग से काम करेगा ना। अब किसान वो खर्चा तो उतना ही हो रहा है ना, सीड भी उतने का ही आएगा, गोबर भी उतनी ही डलेगी, लेबर भी उतनी ही लगेगी, फर्टिलाइजर दवाइयाँ जितने समय में डलनी है उतनी ही डलेगी। फिर उसको थोड़ा सा मैनेजमेंट हटके करके अगर अपने किसान 1 एकड़ से 30 टन 25-30 टन पे अटके हुए हैं काफी किसान, जो ज्यादा तो नहीं 50% किसान तो 30 और 35 टन लास्ट है उनका, तो खर्चा भी वही हो गया, मेहनत भी, टाइम सारा वही होगा। अगर उसको थोड़ा सा मैनेजमेंट ढंग से करके और उसमें तरीके से करेंगे ना अपन, तो 50 टन भी हो सकता है, 70 टन पे भी पहुंच सकता है जी। तो ऊपर का जो 15-20 टन अपना एक्स्ट्रा और माल निकल रहा है उसी टाइम में, उसी में मैनेजमेंट की वजह से, तो 10-15 टन एक्स्ट्रा निकल रहा है, तो वो तो बचत ही रहा ना जी। अगर 10 रुपए भी बिकेगा तो 1.5 लाख रुपए का हो रहा है वो, तो नुकसान तो कहीं नहीं है। शुरुआत जब आपने 2021 में की थी तब मार्केट रेट क्या चल रही थी ओवरऑल? उस टाइम पे वही 25, 30, 35, 40, हाँ उससे पहले काफी थे, 21 से पहले। अभी भी कभी 35 बिकता है, कभी 15, कभी 7, कभी 20। तो मैं कहता हूँ 20 रुपए भी बिक रहा है ना तो नुकसान नहीं, इससे कम जाता है तो फिर दिक्कत। पिछले दिनों में 7 रुपए किलो तक खीरा चला गया था सर। हाँ। इतना लो प्राइस का आपने पहली बार देखा कभी? हाँ नहीं, पहली बार दिखा है मैंने तो, 7 रुपए 10 रुपए तो पहली बार दिखा है, उससे पहले 15 तक तो दिखा है मैंने। पिछली फसल में हमने 15 भी बेचा है, और लगभग 90% किसान सब पोली हाउस वाले खीरे में लगे हुए हैं। फिर दूसरा ऑप्शन देखते हैं शिमला मिर्च में, और कोई नहीं जाने चाहता और कुछ करना नहीं चाहता, ठीक है। अभी जैसे मस्क मिलन है, खरबूज की फसल भी कर सकते हैं पोली हाउस में, मिर्च भी जैसे शिमला मिर्च है वो कर रहे हैं, गुलाब की खेती कर रहे हैं काफी किसान, उनमें खर्चा कम होता है जी। और गोभी भी बो रखी है लोगों ने, गोभी तो खैर खुले में भी हो जाती है, लेकिन देखो खीरे जितना प्रोडक्शन खरबूज का भी बढ़िया हो रहा है जी, इतना ही लगभग एवरेज आता है। अब खरबूज की खेती अगर पोली हाउस में करेंगे तो मेरे हिसाब से प्रोडक्शन तो इतना ही होगा, खर्चा घट जाएगा अपना फर्टिलाइजर और दवाइयों का। जैसे 1 एकड़ से अपन 1.5 लाख रुपए का फर्टिलाइजर और ये खर्चा कर रहे हैं ना दवाइयों का, तो वो आपके 50-60 हज़ार रुपये में काम हो जाएगा, प्रोडक्शन उतना ही होगा। खरबूज का हमेशा 20 से ऊपर मार्केट मिलेगा अगर एडवांस करेंगे तो वो भी फायदा है। प्लस तुड़ाई भी उसमें 3 ही तुड़ाई होती है। हाँ। इसमें हर 2 दिन में 1 दिन छोड़ 1 दिन तुड़ाई करो, इसमें 40 तुड़ाई करोगे ना आप जब जाके, और उसमें 3 ही, एक तो लेबर कॉस्ट भी कम हो गया उसमें जी। बस ये है। तो और भी फसलें लगानी चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे मान लो अपन बात कर रहे हैं खरबूज की, वो तो ओपन फील्ड में हो जाता है, इतना खर्चा करने की क्या आवश्यकता है फिर? नहीं, ओपन फील्ड वाले में दिक्कत आती है बहुत सारी, एकदम फ्रेश और क्वालिटी का तो इसमें नहीं। ओपन में तो खीरा भी तो हो रहा है जी, खीरा चाइनीज भी ओपन में हो रहा है, इतना प्रोडक्शन नहीं ले पा रहे। बीमारियां एकदम इसी की तरह रखना पड़ता है पौधे को एकदम खड़ा। अच्छा। ओपन में तो फैला के रखते हैं ना अपन खरबूज को जी। तो जमीन के टच होगा तो फंगस भी आएगी और काफी बीमारियां आएगी। इसमें एकदम फ्रेश निकलेगा तो उसका मार्केट भी शानदार रहेगा जी।
ओपन में खीरा भी हो रहा है ना, ओपन में। बिल्कुल। और कोई ऐसा पॉइंट हो जो किसान भाई को पता नहीं हो, आपके सामने कोई पॉइंट पहला आया? देखो, मेरे पास में काफी किसान ऐसे हैं जो 4-4 फसल ले रहे हैं, 5वीं फसल लगा चुके, 10 टन से ऊपर नहीं जा रहे। 2000 स्क्वायर मीटर की बात कर रहा हूँ, आधा एकड़ से 10 टन 8 टन माल ले रहे हैं। खर्चा वही, बीज वही, मेहनत वही। लेकिन उनको मैंने कितनी बार समझा दिया कि सोलराइजेशन कर लो, 20,000 रुपए का खर्चा आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, जो 12 महीने में चल जाती है। एक बार पेपर खरीदते हैं ना सोलराइजेशन की पन्नी, 2 फसल करवा देती है आराम से, 2 साल चल जाती है वो आराम से। लेकिन वो नहीं करने वाले, वो उनका स्तर देखते हैं। अगर किसान से मिलकर काम करोगे ना तो सक्सेस हो गए 100%। ये पोली हाउस अपना आधे एकड़ का? ये आधे एकड़ का है, वो दूसरा वाला है, वो 1 एकड़ का है। 1 एकड़ में एवरेज 12 महीने में दोनों फसल से कितने टन माल निकाल सकते हैं? आराम से वैसे तो 70-70 टन भी निकल रहा है, लेकिन 100 टन तो मान लो एवरेज, 90 टन मान लो दोनों फसल का। हाँ जी। और एवरेज रेट क्या मान सकते हैं अपन? एवरेज देखो, अभी तो 20 रुपए लगा सकते हैं अपन। 35 भी बिका था उसमें हमारा, 7 भी बिका है, अभी 17, 18, 12 भी जा रहा है, तो 20 रुपए मान सकते हैं अपन जी। अभी तो, अभी आगे बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, कोई पता नहीं है। तो 90 टन माल निकला, 20 रुपए केजी अपन ने रेट में, 18 लाख रुपए का हो गया। 18 लाख रुपए हो गया। हाँ जी, 2 फसल का हो गया, 12 महीने का 18 लाख रुपए का हो गया। उसमें से 3 लाख रुपए की तो फर्टिलाइजर और जो अपनी जो दवाइयाँ हैं जो आ गई, सीड भी आ गई मोटी, नहीं सीड अलग हो गया। एक फसल में 3 लाख रुपए का खर्चा होता है मोटा मोटा जी, जिसमें सीड भी हो गया, गोबर भी हो गया, सोलराइजेशन का सारा खर्चा, एक फसल का 3 लाख रुपए का खर्चा आता है। अब उसको 3 लाख रुपए खर्चा, और मेहनत तो वही होगी ना, सपोर्टिंग से लेके तुड़ाई वगैरह मेहनत तो वही होगी। अगर उसको सही तरीके से प्रॉपर मैनेज करेंगे ना अपन जी, तो बढ़िया हो जाएगा काम। पर इस प्रोडक्शन पे ध्यान दो, प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। बोलिए उसमें जरूरी है कि खीराई करो, मिर्ची करो, और भी काफी फसलें हैं, सारी फसलें होती है, टमाटर भी होता है इसमें। सर जी, आपने सही टाइम चूज करो और उस टाइम पे लगाओ। आपने 5 साल में शायद काफी कुछ देखा इसमें, मुख्य घाटे का पॉइंट क्या लगा? मुख्य तो देखो, मार्केट भी नहीं कह सकते अपन। हाँ। मार्केट तो ऊपर नीचे चलता रहता है, किसी को पता नहीं रहे, हमको भी पता नहीं है कब कौन सा मार्केट आ जाए। और मार्केट में साल में 2-3 साल में एक बार किसी न किसी का तो डाउन जाता ही है। टमाटर हमने रोड पे फेंकते देखे और वही 200 बिकते देखे जी। तो अगर उस हिसाब से चले तो टमाटर लगाना छोड़ दे किसान, ठीक है। तो मार्केट को तो नहीं कहेंगे। एक तो मुख्य है उसका मैनेजमेंट सुधारो प्रॉपर तरीके से। बेसल डोज से बेड कितनी चौड़ी, बेड कितनी ऊंचाई पे, बेड में कितना पानी चाहिए, फर्टिलाइजर क्या चाहिए, प्रॉपर शुरू से लेके एंड तक का अगर वो प्रॉपर करेगा तो ये मान लो कि वो ढंग से प्रोडक्शन भी लेगा जी। घाटा नहीं खाएगा, घाटा नहीं खाएगा। घाटा तो है ही नहीं इसमें। हाँ हाँ, घाटा तो अगर मनमर्जी से करेगा काम खुद के, चलो आज ये दे दिया, आज दे दे कैल्शियम, आज पोटाश डाल दिया, आज और कुछ डाल देते हैं, तो ये अपने हिसाब से तो चलने वाला है नहीं पौधा। चलो इसको दे देंगे, इसको पता नहीं है, चलो दे दिया, और बस गिर रहे हैं पौधे, टूट रहे हैं, साइड ब्रांच नहीं हटा रहे, और फिर कहते हैं कि घाटा हो रहा है। मेहनत मांगता है ना ये। हमारे पौधे देखो आप जी, एक पौधे में वायरस बता दो, एक पौधे में डंपिंग नहीं है, 100% जर्मिनेशन हुआ है पूरा। और फिर सीड कंपनियों को भी दोष देते हैं कि वो फलानी सीड ऐसी वैसी। सीड कंपनियां कुछ नहीं, खुद मेहनत करो, तरीके से करो, सही गाइडलाइन, सही तरीके से काम करो, तो कहीं घाटा नहीं होने वाला। वैरायटी कौन सी है सर अपनी? ये अभी कैप्टन स्टार है, रिजवान की है। कोई मुख्य पॉइंट हो सर जी, आप नए किसान भाई को बताना चाहें पोली हाउस के बारे में? मैं नए किसान को ये बताऊंगा कि एक तो प्रॉपर इसकी जानकारी लो, हवा में मत उड़ो, किसी के कहने से या मेरे कहने से पोली हाउस मत लगाओ। और मैं तो कहता भी नहीं किसी को, क्योंकि अपने को फोन करते हैं फिर बाद में, यार आपके कहने से लगा लिया, और मेरे कहने से लगा ले, मेरे कहने से काम भी तो करो उसमें। यार इसमें तो मेहनत बहुत ज्यादा, फिर मेहनत तो है ही, हर चीज में है मेहनत। तो मेहनत तो करेगा तो मिलेगा कुछ भी। ये तो सर जी, आज आपने किसान भाई के लिए समय निकाला और अपना अनुभव अपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।